गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है जून 29 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं देख लेते हैं ब्रीफली एक बार। आज काफी अच्छे टॉपिक रहेंगे। मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत मजा आने वाला है आज टॉपिक्स करने में, और ज्यादातर टॉपिक्स आज जीएस पेपर 3 से ही करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रहेगा कि टमाटोज के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं अब। सिर्फ टमाटो के नहीं बल्कि दूसरी कमोडिटीज के भी। तो उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी इनिशिएटिव लिए हुए हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। मेंस के लिए बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो 2020 में पूछा गया था। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, कैसे काम करता है और ये न्यूज में क्यों है, ये थोड़ा हम लोग देखने वाले हैं। उसके अलावा ग्रीन क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कार्बन मार्केट के बारे में भी बात करेंगे और कैसे हमारी गवर्नमेंट ने कार्बन क्रेडिट के ऑल्टरनेटिव में ग्रीन क्रेडिट का यूज किया है। ये क्या स्कीम है इसके बारे में बात करेंगे जीएस पेपर 3 से। बेस्टाइल डे क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री का एक हल्का सा इंसिडेंट है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद आज है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो आज महानबोली जी का जन्मदिन भी है, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके अलावा वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स ऑल्सो। चलिए अब बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, ज्यादा डिले नहीं करते हैं। सर्ज इन द फूड प्राइसेस शोज इन्फ्लेशन फार फ्रॉम टेम्ड। क्या कहता है कि भैया इंडिया में फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। गवर्नमेंट का ये कहना था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है, लेकिन जिस तरह से फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं इससे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है। आप यहाँ पे प्राइस देख लीजिए। खासकर टमाटो की हम बात करने वाले हैं। टमाटो का प्राइस क्योंकि किसी किसी जगह पे 100 रुपीज पर केजी से भी ज्यादा हो चुका है। यूपी गोरखपुर में तो 120 130 रुपए भाई किलो मिल रहा है। तो टमाटो आप कैसे कंज्यूम करोगे। और टमाटो हमारे घरों के अंदर बहुत ही एक बहुत ही एसेंशियल सी कमोडिटी है। और हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1950 के अंदर भी टमाटो को एसेंशियल कमोडिटी के अंदर इंक्लूड किया गया है। वैसे टमाटो को इंडिया का इंडिजिनस नहीं है। टमाटो को पोर्तुगीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में टमाटो, बट फिर भी हमारी अब तो बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट हो गया हमारे फूड हैबिट्स का। उसके अलावा राइस, व्हीट, शुगर, दाल, पोटैटो, अनियन, टमाटो, क्लाइम, हर किसी के प्राइसेस भैया यहाँ पे बढ़ ही रहे हैं टमाटो के भी। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आज बात करने वाले हैं। तो टमाटो के रीजंस क्या हैं कि प्राइस इतना हाई हो गया है, जो कि इस आर्टिकल में बताया गया है। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है इसका रीजन। ये है, देखो या सीधा सा खेलना डिमांड और सप्लाई का होता है ना। अगर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइस अपने आप ही बढ़ जाता है, जो इन्फ्लेशन का भी रीजन होता है ना। या फिर डिमांड कम हो जाए, सप्लाई ज्यादा हो जाए, या फिर सप्लाई कम हो जाए और डिमांड बढ़ जाए। दोनों ही केसेस में अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। अगर हम टोमेटो की जनरली बात करें तो टोमेटो हमारे पास राबी क्रॉप भी होती है और खरीफ क्रॉप भी होती है। क्या आपने ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछेगा। राबी क्रॉप भी होती है और खरीफ क्रॉप भी होती है। जब हम लोग बात करते हैं इसको एज ए राबी क्रॉप, तो यूजली महाराष्ट्र के जो जुन्नार जो तालुका है वहां पे ग्रो होता है, अपार्ट फ्रॉम सम पार्ट ऑफ कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। वैसे आंध्र प्रदेश इंडिया में सबसे ज्यादा टमाटो प्रोड्यूस करता है। यहाँ से जो जो टमाटर आता है, टमाटो आता है, वो आता है मार्च और अगस्त के मंथ में आता है यूजली। जुन्नार में महाराष्ट्र से, और आंध्र प्रदेश और पार्ट ऑफ कर्नाटका से। उसके बाद अगस्त के बाद जो दूसरी सप्लाई आती है मार्केट में, वो आती है उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से आती है, जो कि पूरी कंट्री में सप्लाई होता है। ठीक है जी। राबी क्रॉप की अगर बात करें तो 5 लाख हेक्टेयर इंडिया में राबी क्रॉप में अंदर में आता है, और 8 to 9 लाख हेक्टेयर वो खरीफ क्रॉप के अंदर में आता है टमाटो। मेजर टमाटो प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसाम यहाँ पे आते हैं। रीजन क्या है करंट हाई प्राइस होने का, इसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देख लीजिए इस बार क्या हुआ। अचानक से हीट इंक्रीज होगी। हीट वेव के बारे में हम लोगों ने पहले बात किया भी था। मार्च और अप्रैल के महीने में भयंकर हीट वेव हुआ। हालांकि उसके बाद हीट वेव कम हो गया। उस हीट वेव होने की वजह से एक तो जो बहुत सारी जो टमाटो की क्रॉप थी वो बर्बाद हो गई। उसके अलावा क्योंकि टमाटो को बहुत ज्यादा हीट नहीं चाहिए ग्रो करते टाइम, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा हो गई थी, तो बहुत सारे फार्मर्स ने टमाटो की क्रॉप को लगाया ही नहीं। और जब भैया आप लगाओगे नहीं तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। तो प्रोडक्शन कम हो गया, डिमांड बढ़ गई और प्राइस हाई हो गया। तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा यहाँ पे हुआ है इस बार। तो एक तो यहाँ पे ये रीजन नजर आता है। दूसरा रीजन यहाँ पे ये नजर आता है कि अनसीजनल रेनफॉल भी हो गया इस बार। प्री मानसून
अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, उड़ीसा में देखें, प्री मॉनसून रेनफॉल काफी ज्यादा हुआ है प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में। तो जो क्रॉप्स थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। अचानक से हीट वेव भी आ गई, बीच में बारिश हो रही है, तो उस सीजन की वजह से जो है यहाँ पे प्राइस जो है वो बढ़े हैं। तो सीजनलिटी मैंने आपको बता दिया राबी क्रॉप के बारे में। उसके अलावा सब नेचुरल फैक्टर जैसे हीट, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हीट हो जाती है तो टमाटो की जो क्रॉप होती है वो क्रैक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। पेस्ट अटैक ज्यादा होते हैं अनसीजनल रेनफॉल होने की वजह से। और मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी है यूजली। इस बार क्योंकि बारिश ज्यादा हो गई है मानसून के पहले, तो इतनी उम्मीद नहीं थी किसानों को, तो अनफॉर्चुनेटली वो खराब हो गया। एक हमारे पास यहाँ पे फिनोमेना होता है जिसे बोलते हैं कोब वेब फिनोमेना। कोब वेब फिनोमेना क्या कहता है? ये प्रोड्यूसर्स की एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप देखें, मार्च के महीने में क्या हुआ, टमाटो का प्राइस बहुत डाउन चला गया, जिसकी वजह से जो किसान थे उनको ये लगा कि यार इस खेती में तो फायदा ही नहीं है करने का। तो बहुत सारे फार्मर्स ने टमाटो की खेती की ही नहीं। और जब ओवरऑल सप्लाई कम हो गया तो प्राइस ज्यादा हो गया। इसे कहते हैं कोबवेब फिनोमेना। ये उल्टा भी काम करता है। कभी कभी क्या होता है, अच्छा प्राइस मिल जब किसी कभी किसी किसी साल अच्छा प्राइस मिल जाता है तो किसानों को ऐसा लगता है कि अगली बार भी ना हम लोग यही क्रॉप ग्रो करेंगे और बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। और सारे सारे बहुत सारे फार्मर्स वही क्रॉप ग्रो करने लगते हैं। अगली बार मार्केट में ओवर सप्लाई हो जाती है, प्राइस डाउन चला जाता है। इसे कोबवेब फिनोमेना भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे ना के बराबर ही मान लीजिए आप। स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि टमाटो एक पेरिशेबल कमोडिटी है, तो बहुत ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं रह सकती, खराब हो जाती है। तो ये अब यहाँ पे ये भी समस्या है। और जो थोड़ी बहुत कोल्ड स्टोरेज हमारे यहाँ पे होती है, भैया छोटे किसान तो उसका यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका उनका रेंट बहुत ज्यादा होता है। ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हमारे यहाँ पे है। आप इंटीरियर एरिया से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते अर्बन सिटीज के अंदर, है ना, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी खराब हो जाता है, सड़कें खराब हैं। अब जैसे बारिश का सीजन आया हुआ है तो वैसे भी सड़कें टूट गई हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा भी है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गया। और कास्केडिंग इफेक्ट, बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं, ट्रेडर्स हैं, मार्केटर्स हैं, बीच में प्राइवेट कंपनीज भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से हर कोई अपना अपना प्राइस इंक्रीज कर देता है और ओवरऑल टमाटर का प्राइस यहाँ पे बढ़ जाता है। प्राइस फोरकास्टिंग सरकार प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई, अंदाजा नहीं लगा पाई कि भैया प्राइस क्या, डिमांड और सप्लाई का सिनेरियो चल रहा है, और उसकी वजह से आज के समय में ये सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली। क्या क्या गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए स्टेप लिए हैं? एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस सरकार सबसे पहले यही करती है। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर किसी कमोडिटी की अगर सप्लाई कम हो जाती है तो उसके एक्सपोर्ट को हम लोग रोक देते हैं, क्योंकि ताकि मार्केट में सप्लाई बनी रहे। तो सबसे पहला ये किया जाता है। स्टॉक लिमिट्स, जो हमारे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का यूज किया जाता है, जिसके अंदर हमारे जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर लिमिट लगाई दी जाती है कि भैया आप इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, ताकि मार्केट में प्रॉपर सप्लाई बनी रहे। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से किया जाता है। हमारा जो नेफेड हैफेड वगैरह है वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। टैक्स ट्रेड ऑन ट्रेडर्स के ऊपर लगाई जाती है, क्योंकि ट्रेडर्स इस तरह के जब 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 टाइम आता है तो बहुत मिसयूज करते हैं अपने स्टॉक लिमिट्स का, जो जिसकी वजह से वो टैक्स इवेजन वगैरह भी यहाँ पे होता है, तो उनके ऊपर रेट्स वगैरह की जाती है। इंपोर्ट करने की कोशिश करती है, जैसे अनियन वाले केस में देखें, हम लोगों ने टर्की से काफी अनियन लास्ट ईयर इंपोर्ट किया था, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कम हो गई थी। तो इस बार भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं किसी ना किसी कंट्री से टमाटो को। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की जरूरत है। हमारे जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, अगर इनको अलाउ कर देते हैं, देखिए किसान तो स्टोरेज फैसिलिटी का यूज नहीं कर पाते, लेकिन ट्रेडर्स तो कर सकते हैं ना। तो ट्रेडर्स को अलाउ कर हम लोग करें, अगर प्राइवेट प्लेयर्स को, कि आप स्टॉकिंग कर लीजिए, लेकिन वो जो भी प्राइस देते हैं किसानों को, उसके बीच में जो गैप होगा वो हम लोग सब्सिडी के रूप में किसानों को ट्रांसफर कर सकती है सरकार। तो इससे प्राइस भी मेंटेन रहेगा और सप्लाई भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि सप्लाई जब भी डाउन जाती है तो ये ट्रेडर्स मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन ग्रीन हम लोगों ने लॉन्च किया था। शुरुआत में हम लोगों ने इसको तीन क्रॉप्स के लिए किया था, अनियन के लिए, टोमेटो के लिए, पोटैटो के लिए। मैंने थोड़ा इसका कंटेंट बनाया हुआ था आपके लिए। हाँ, ऑपरेशन ग्रीन 500 करोड़ रुपए का फंड है, यूनियन बजट 2018-19 में इसको यूज किया गया था। शुरुआत में 3 क्रॉप के लिए था, टमाटो, अनियन और पोटैटो, इसे कहते हैं टॉप। बाद में इसमें जो है दूसरी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड कर दिया गया, तो ये टॉप से टोटल में कन्वर्ट हो गया। राइट, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ऑपरेशन फ्लड था, ऑपरेशन फ्लड में हम लोगों ने क्या किया था, मिल्क की सप्लाई को एनहेंस किया था इंडिया में। तो सरकार की ये कोशिश थी कि हम लोग ऑपरेशन फ्लड के कॉपी करेंगे, और हम ऑपरेशन ग्रीन के तहत हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सप्लाई गवर्नमेंट यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, जिसमें जो फार्मर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इंसेंटिव वगैरह देंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करेंगे, मार्केट डेवलप करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे सब्सिडी दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन 50% की सब्सिडी दिया जाएगा। वो सारी चीजें सरकार ने करने की कोशिश की थी।
बट ग्राउंड पे उसका कोई खास फर्क यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। देखिए, इसको स्कीम को चलाए हुए लगभग 5 साल हो गए हैं भैया। अगर इसका इम्पैक्ट नजर आता तो आज ये नौबत नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह को ग्रो करने की बात की गई थी, लेकिन वो इतना अच्छे लेवल पे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई क्या है, क्यों ये समस्या आई है ना। उसमें कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं, कुछ मैन मेड कॉजेज भी हैं। सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, रैशनलाइज करें प्राइस स्टेबलाइजेशन सिस्टम को। जो हमारा जो नेफेड वगैरह है वो स्टोर कर सकता है, जैसे हम लोग राइस और व्हीट को स्टोर करते हैं ऐसे ही फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी स्टोर किया जा सकता है, ताकि मार्केट में फ्यूचर में कमी हो तो उसको रिलीज कर दिया जाए, है ना। प्राइस डिलीवरी पेमेंट सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, उनको अलाउ कर सकते हैं स्टोर करने के लिए। वो जो भी प्राइस फार्मर्स को देते हैं और जो गवर्नमेंट का प्राइस होता है, अगर दोनों के बीच में गैप होता है तो गवर्नमेंट को सब्सिडी के तौर पे दे सकती है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है प्राइस फोरकास्टिंग हम लोग कर सकते हैं, बिग डेटा का यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, जिससे मार्केट में ये पता लगाया जा सके सप्लाई डिमांड के तहत वो क्या क्या चीजें हो रही हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेफिनेटली डेवलप करनी चाहिए। यूजली क्या है ना, लोग टमाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन टमाटर से बने हुए प्रोडक्ट जो फूड प्रोसेसिंग का पार्ट होते हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है। डिहाइड्रेटेड अनियन वगैरह को, टमाटो वगैरह को प्रमोट किया जा सकता है, इससे इनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है। और टमाटर की जगह पे हम लोग इनको यूज कर सकते हैं अपनी सब्जियां वगैरह बनाने में। तो ये भी एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पे इन्होंने सुझाव दिया है। और इन्वेस्ट इन द स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोगों ने बताया, ठीक है, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को करिए आप लोग, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाइए, एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये शांता कुमार कमेटी ने भी इसको रिकमेंड किया था। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एग्री लॉजिस्टिक मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि मल्टीपल एंगल से काम करना है। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम करना है, फूड प्रोसेसिंग पे काम करना है, स्टोरेज पे फैसी काम करना है, मंडी सिस्टम पे काम करना है, कोल्ड स्टोरेज के ऊपर काम करना है। और ये सारी चीजों को हम लोग ना मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। एक चीज जब इंप्रूव होने शुरू हो जाती है तो दूसरी चीजें अपने आप इंप्रूव हो जाती हैं, तो इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं टमाटो की प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए 100%। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बढ़िया सा डिसेंट कंटेंट आपका यहाँ पे बनता है। प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्रीकल्चर मार्केट से, जीएस पेपर 3 से। वो कंटेंट में इंक्लूड कर दूंगा जो आपको कंटेंट मिलेगा फाइनली। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है वो है बायो फर्टिलाइजर के बारे में। तो गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में एक स्कीम लॉन्च की थी, पीएम परम। पीएम परम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड अमिलियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ। कितना बहुत बड़ी फुल फॉर्म है भाई। प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर द रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड अमिलियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ, पीएम परम। तो फाइनली उस स्कीम को कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दे दिया है और बहुत ही जल्दी ये स्कीम लॉन्च होने वाली है। ये स्कीम का बेसिक पर्पस क्या है, न्यूट्रिएंट बेस्ड बायो फर्टिलाइजर को प्रमोट करना। ठीक है, इसका जो टोटल इस समय सरकार ने पैसा वैसा लगाने की कोशिश की है, दैट इज 3,00,000 रुपीज 70,128.7 करोड़ रुपीज। तो अच्छा खासा सरकार इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाली है। बायो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर एक तो हमारी जो सोइल होती है उसकी हेल्थ को इंटैक्ट रखते हैं, इवन सोइल की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमारे यहाँ पे होती है। और जो केमिकल फर्टिलाइजर का हम लोग यूज करेंगे उसका यूज कम हो जाएगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें क्या उन्होंने बोल दिया है, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा स्टेप लेती है अपनी स्टेट में जिससे केमिकल फर्टिलाइजर की कंजप्शन कम होती है, जितनी भी वो लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज को कम करेंगे, उसका 50% इंसेंटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, सब्सिडी के तौर पे, इंसेंटिव के तौर पे स्टेट्स को दिया जाएगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है, अगर कोई स्टेट 10 लाख टन ऑफ कन्वेंशनल फर्टिलाइजर की कंजम्पशन को रिड्यूस करता है, जैसे हम लोग यूरिया वगैरह यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, अगर 10 लाख टन उसका यूज करता है, 10 लाख से 3 लाख पे उसको रिड्यूस करता, मतलब 7 लाख जो है वो कम कर दिया, तो उसमें सरकार उनको 3,000 करोड़ जो है वो सब्सिडी के तौर पे देगी। तो स्टेट को वैसे भी बेनिफिट है और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बेनिफिट है। तो गोवर्धन प्लांट्स वगैरह जो लगाए जाते हैं गांव वगैरह में, ठीक है, इससे भी जो है फर्टिलाइजर बनाया जाता है, वर्मी यहाँ पे वर्मी पोस्ट वगैरह बनाया जाता है ना, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। तो उसका भी डेफिनेटली यहाँ पे यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये सब बायो फर्टिलाइजर होते हैं। बट एज अ कॉन्सेप्ट बायो फर्टिलाइजर क्या है ना, बातें हम लोगों ने बहुत कर ली फर्टिलाइजर के बारे में। एज अ कॉन्सेप्ट देखिए, फर्टिलाइजर तो समझ में आ ही गया। फर्टिलाइजर
ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारी सोइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करता है। कैसे करता है? क्योंकि उस फर्टिलाइजर के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे 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 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तभी तो फर्टिलाइजर बोलते हैं ना उसको। जैसे हमारा यूरिया हो गया, फोस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, ये सब क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस करते हैं। ये हमारी सोइल के अंदर ऐड किए जाते हैं। जब ये सोइल के अंदर ऐड किए जाते हैं तो हमारा प्लांट उसको वहां से रिसीव करता है एज अ न्यूट्रिएंट और वो ग्रो करता है। अब ये आप केमिकल तरीके से अपनाइए या इसको ऑर्गेनिक तरीके से अपनाइए, तो दोनों तरह के फर्टिलाइजर अपने पास हो सकते हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइजर भी होते हैं जो फैक्ट्री वगैरह के अंदर बनाए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, और बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर मतलब एक तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं जिसमें हम लोग लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। जैसे जो गोबर की खाद होती है, ये भी एक बायो फर्टिलाइजर ही होता है क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स वगैरह यूज नहीं होते। तो गोबर की खाद को हम लोग जो है खेत में ऐड करते हैं, हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, ब्लू ग्रीन अलगे, बैक्टीरिया, माइक्रोराइजा, फंजाई वगैरह, वो सब इसका पार्ट होते हैं। सोइल में ऐड करते हैं तो हम उसको सोइल में न्यूट्रिएंट्स की फर्टिलिटी को एनहेंस करते हैं। बायो फर्टिलाइजर इज अ केमिकल, ये सिंथेटिक केमिकल नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिकल है। देखिए ऐसे हर चीज के अंदर केमिकल ही होते हैं, लेकिन कुछ सिंथेटिक होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर इज बेसिकली नेचुरल केमिकल दैट कंटेन्स लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे बैक्टीरिया की बात कर रहा है वो, दैट colonize the rhizosphere or the interior of the plant when given to the seeds. Plant surface soil encourage growth by the controlling the quality or the availability of the primary nutrients of the plant. बेसिकली हमारे प्लांट के अंदर ऐड, जब हम इसको सोइल में ऐड करते हैं तो हमारे प्लांट्स के द्वारा रिसीव किए जाते हैं और उससे उसकी ग्रोथ होती है। बेसिकली उसका कहने का मतलब ये है। Biofertilizers supply nutrients to plant through natural processes such as the nitrogen fixation, phosphorus stabilization, solubilization, and the creation of the growth promoting chemicals. ये इकोनॉमी और हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट होता है जिसमें एक नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला टॉपिक हम लोग करते हैं। नाइट्रोजन हमारी प्लांट से ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे देखिए, नाइट्रोजन को कैसे सप्लाई किया जाता है? यूरिया के द्वारा, है ना। यूरिया फर्टिलाइजर होता है जो कि नाइट्रोजन सप्लाई करता है, लेकिन यूरिया तो फैक्ट्री के अंदर बनाया गया है, नेचुरल तो नहीं है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं हमारी सोइल के अंदर जो नेचुरली रूप से नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कुछ एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरल नाइट्रोजन पाई जाती है, उसको फिक्स कर देते हैं ताकि हमारे प्लांट्स उसको यूज कर सके। तो इसमें आपको यूरिया वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हमारे लेग्यूमस प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो दालें वगैरह होती हैं हमनी, है ना, उनके अंदर वो पाया जाता है, उनकी जड़ों में पाया जाता है, जिसे राइजोबियम वगैरह कहते हैं। तो सिर्फ राइजोबियम तो एक हो गया ना। राइजोबियम के अलावा और भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये काम करते हैं फर्टिलिटी इंक्रीज करने का। जैसे एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एजोबैक्टर एंड रोडोस्पिरिलम। ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए डेफिनेटली आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है, आपकी सोइल के अंदर रहता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको फिक्स करता है ताकि हमारे प्लांट उसको कंज्यूम कर सकें। एक और फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया एक ब्लू ग्रीन अलग ही होता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जैसे इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी होती हैं, एनेबीना और नोस्टॉक, ये भी आपने याद करना है, प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास जो अजोसोप्रिलियम है, ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को के साथ नाइट्रोजन की लूज एसोसिएशन होती है। देखिए हमारे पास यहाँ पे ना एसोसिएशन अलग अलग तरह की हो सकती है। एक एसोसिएशन हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होती है और एक एसोसिएशन हमारे यहाँ पे लूज होती है। क्या फर्क होता है दोनों में? म्यूचुअलिज्म का एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, म्यूचुअल रिलेशन होता है, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा टाइप का होता है ये, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग म्यूचुअलिज्म। एक दूसरे के ऊपर स्ट्रांगली, जैसे हमारा कोरल रीफ हो गया, है ना, तो हमारे यहाँ पे जो कोरल पोलिप होते हैं उनके बीच में और जो हमारे जूज एंथली होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग म्यूचुअलिज्म होता है। दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। एक होती है लूज म्यूचुअलिज्म, जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड तो करते हैं लेकिन एक दूसरे के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो हमारे पास अजोस्प्रिलियम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये लूज एसोसिएशन करता है बैक्टीरियाज के साथ और नाइट्रोजन फिक्सिंग एलिमेंट्स के साथ। फिर हमारे पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम होता है, फ्रैंकिया होता है। ये आपको याद रखना एग्जाम के परस्पेक्टिव से। यूजुअली जो हमारे लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं, दालें वगैरह होती हैं, उनकी जड़ों में ये पाया जाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है।
तो ये तो आपको थोड़ा बैक्टीरिया वगैरह के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर कितने टाइप होते हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग जैसे मैंने आपको बता ही दिया, राइजोबियम वगैरह स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। फिर एक लूज रिलेशन होता है अजोस्पेरिलियम वगैरह का मैंने आपको बता ही दिया। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का मैंने आपको बता दिया, ये ब्लू ग्रीन अलगे होता है ना, अजोला अनीबिना, ये कुछ एग्जाम्पल इसके होते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, एजोबैक्टर, ये हमारी सोइल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। और क्योंकि ये फैक्ट्री में नहीं बने हैं तो ये नेचुरल होते हैं। क्योंकि नेचुरल होते हैं, हमारे प्लांट्स इसको बहुत बेटर तरीके से अब्जॉर्व कर सकते हैं। तो ये होते हैं बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो सरकार चाहती है कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना करके नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज करें अपने खेतों के अंदर, जिससे प्रोडक्शन यहाँ पे इंप्रूव हो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है, क्योंकि देखिए यूपीएससी प्रीवियस में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट ब्लू ग्रीन अलगे हेल्प टू प्रमोट द बायो फर्टिलाइजर, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने यहाँ से। उसके अलावा देखिए 2016 में अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट द नीम कोटेड यूरिया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता ही है, इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है बी, जो हमें पता होना चाहिए मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, दोनों में एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, वो बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है, एक टॉपिक है सेंटर प्लान्स मार्केट स्कीम टू प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल का मतलब क्या है? सस्टेनेबल का मतलब वो होता है जो चीज लॉन्ग लास्टिंग होती है। चाहे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, लेकिन इस तरह से यूज करते हैं कि ताकि लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकें। अगर आप जंगल काट भी रहे हो, अगर आपको लकड़ी की रिक्वायरमेंट है, तो आप जितनी लकड़ी काटिए उतना ही पेड़ पौधे लगाइए, ताकि जो आप कटिंग कर रहे हो प्रोडक्शन भी साथ साथ होता रहे। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है। अगर आप सिर्फ जंगल काटते रहोगे और लगाओगे नहीं तो एक दिन सारे खत्म हो जाएंगे, तो वो अनसस्टेनेबल है। सस्टेनेबल जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सके, बेसिकली उसका कहने मतलब ये है। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया है अबाउट ग्रीन क्रेडिट स्कीम। ठीक है जी, ये स्कीम सरकार ने अभी सिर्फ प्रपोजल दिया है, आप ये कह सकते हो ये स्कीम अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई। लेकिन इसका पर्पस क्या है? ये ग्रीन क्रेडिट जो प्रोग्राम है और ये जो ग्रीन क्रेडिट स्कीम है, ये पूरे नेशनल लेवल पे इसको यूज किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, ग्रुप्स, इवन प्राइवेट सेक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा ऐसे स्टेप लेने के लिए, ऐसे इनिशिएटिव लेने के लिए जिससे हमारी कंट्री के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़े। जैसे जंगल लगाना, वाटर हार्वेस्टिंग करना, राइट, इस तरह के कुछ स्टेप्स इन्होंने यहाँ पे लिएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट करना, है ना, फूड प्रोसेसिंग का के अंदर में काम करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है एनहेंस करना, वाटर कंजर्वेशन करना, पेड़ पौधे लगाना, ग्रीन कवर को इंक्रीज करना। अब होगा क्या देखिए, इसमें ये होगा क्या, किस तरह से ये काम करेगा। अगर कोई प्राइवेट कंपनी मान लो 100 एकड़ में अगर वो जंगल लगाती है, पेड़ पौधे लगाती है, तो गवर्नमेंट उसको सर्टिफिकेट देगी। ठीक है, गवर्नमेंट उसको पैसा भी दे सकती है, क्योंकि उन्होंने पेड़ पौधे लगाए हैं, तो उनको एक तरह से ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट के रूप में भी मिल सकता है, वो उनको पैसे के रूप में भी मिल सकता है। अगर कोई गांव अपनी जो जमीन होती है, किसी गांव के पास जो गांव की जमीन होती है, अगर आप वहां पे पेड़ पौधे लगाते हो, वाटर मैनेजमेंट के लिए कुछ करते हो, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कोई स्टेप अगर वो लगाते हो, तो आपकी पंचायत को गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलेगा। ये ग्रीन क्रेडिट होता है। और इसके अंदर बहुत सारे जो है सेक्टर्स हैं, हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह, वो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन क्या ये हमारे पास पहली बार ऐसा इंट्रोड्यूस हो रहा है? ऐसा तो नहीं है। इससे पहले भी हमारे पास इससे मिलती जुलती एक स्कीम है जिसे कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। लेकिन कार्बन क्रेडिट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर फोकस करते हैं। इस बार हम लोग सभी सेक्टर पे फोकस करने वाले हैं, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे और कोई और भी चीज हो। ठीक है, ये फर्क है। कार्बन मार्केट कैसे काम करता है, उसी तरह से ग्रीन ग्रीन मार्केट भी काम करेगा। जैसे दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए को टारगेट दिया गया कि भैया आप एक साल में 100 टन CO2 प्रोड्यूस कर सकते हो।
कंपनी बी को भी टारगेट दिया गया कि आप 100 टन प्रोड्यूस कर सकते हो CO2 एक साल में। ठीक है जी। लेकिन जो कंपनी ए है, इसने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया और इसने अपने टारगेट को वायलेट कर दिया और ये 100 की बजाय 120 टन ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब 20 टन एक्स्ट्रा। लेकिन जो दूसरी कंपनी है, कंपनी बी, इसने ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज किया, सोलर पावर प्लांट वगैरह का लगाया इसने। ठीक है। और ये 100 की बजाय 80 टन CO2 प्रोड्यूस कर रही है, मतलब अपने टारगेट से बेटर परफॉर्म कर रही है और ये अपने टारगेट को वायलेट कर रही है। अब होगा क्या? जो कंपनी बी होगी, इसके पास 20 टन ऑफ CO2 एक्स्ट्रा आ गया, जो ये कर सकती थी लेकिन इसने नहीं किया। तो ये जो 20 टन ऑफ CO2 है, ये सर्टिफिकेट इसको दिया जाता है कंपनी को, और उस सर्टिफिकेट को ये बेच सकती है कंपनी ए को। इसे कहते हैं ग्रीन क्रेडिट, इसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट। जब इसको सिर्फ ग्रीन हाउस गैस के केस में बोला जाता है तो इसे कार्बन क्रेडिट कहते हैं। जब इसे दूसरे केस को भी इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे इंडिया में किया जाएगा, इसे ग्रीन क्रेडिट कहेंगे। ये ऐसे ही काम करेगा। जैसे मध्य प्रदेश में मान लो, ठीक है, एक कंपनी है, कोई भी XYZ है, उसको वहां पे 100 एकड़ के अंदर जंगल लगाना था। एक और कंपनी है जो हरियाणा में है, ठीक है, कोई और कंपनी हरियाणा में, उसको भी यहाँ पे 100 एकड़ में फॉरेस्टेशन करना था। लेकिन जो MP वाली कंपनी है, वो उसने नहीं किया, उसने सिर्फ 50 एकड़ में ही फॉरेस्टेशन किया। लेकिन जो हरियाणा वाली कंपनी है, इसने 100 की बजाय 150 एकड़ में फॉरेस्टेशन किया। तो इसका मतलब हम लोगों ने, हरियाणा वाली ने क्या किया, 50 एकड़ में एक्स्ट्रा किया और उन्होंने 50 एकड़ में कम किया। अब क्या होगा, ये जो मध्य प्रदेश वाली कंपनी है, वो हरियाणा वाली कंपनी से 50 एकड़ का क्रेडिट परचेज कर सकती है। तो एक तरह से उस कंपनी को क्या हम लोग पनिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश वाली कंपनी को, क्योंकि उसने टारगेट अचीव नहीं किया, और हरियाणा वाली कंपनी को रिवॉर्ड दे रहे हैं क्योंकि इसने अपने टारगेट से अच्छा काम किया है। इस तरह से ग्रीन क्रेडिट काम करेगा। फिलहाल ये कार्बन के केस में किया जाता है। और ये क्योटो प्रोटोकॉल की जब हम लोग बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इस समय यूरोप के अंदर ये मार्केट काफी अच्छी खासी डेवलप है। इंडिया और चाइना के पास बहुत सारा अपना कार्बन क्रेडिट पड़ा हुआ है, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। वो सारी चीजें जो है कोप के अंदर होती रहती हैं। खैर, तो ये इतना सा आपके लिए अभी फिलहाल सफिशिएंट है। जब ये स्कीम लॉन्च होगी ऑफिशियल तरीके से, तब इसके बारे में हम लोग डेफिनेटली ज्यादा बात करेंगे। चलिए, अगर आप लोग, इससे मिलती जुलती एक स्कीम इंडिया में भी है जिसका पैट नाम होता है, परफॉर्म अचीव एंड द ट्रेड। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भैया ये कोई खास काम नहीं कर रही है, ये स्कीम कंप्लीटली फेलियर है। ये हम लोगों ने लॉन्च की थी 2011 के अंदर, जिसके अंदर हम लोग वही करते हैं, कंपनीज वगैरह को सर्टिफिकेट देते हैं एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, और वो कंपनी सर्टिफिकेट को बेच सकती हैं। लेकिन ये मार्केट इंडिया में बहुत अच्छी डेवलप यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली है नहीं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज दिया हुआ है। इंडस्ट्री के द्वारा 43%, एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा 18%, डोमेस्टिक यूज में 24% इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में यूज की जाती है। तो कोशिश तो हमारी यही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। चलिए जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंटीजेंट्स फ्रॉम द इंडिया टू अटेंड बेस्टिल डे परेड, ये क्या है? ये हर साल 14 जुलाई को मनाई जाती है और दुनिया की अपने आप की सबसे ओल्डेस्ट एक मिलिट्री परेड होती है। 1880 से इसको लगातार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए, 1789, 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। उस दिन वहां पे एक जेल थी जिसे बेस्टाइल के अंदर जेल कहा जाता है, और ये वहां की सबसे बड़ी जेल थी। हालांकि उसके अंदर ज्यादा प्रिजनर्स नहीं थे, और 7 या 8 प्रिजनर्स थे, कुल मिला के 7 के लगभग। बट फिर भी जो आम जनता थी, वो वहां के जो राजा थे लुइस फिलिप 16, उनसे बहुत ज्यादा परेशान थी। उनके खिलाफ उन्होंने रेवोल्यूशन किया, सड़कों पे लोग आ गए और इस जेल को तोड़ दिया, बेस्टाइल जेल। तो ये माना जाता है सिंबल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जिसके बाद फिर वो बहुत सारे आइडियाज बाहर निकले, फिर वहां से नेपोलियन आया, वो सारी चीजें। तो उस हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा, बट स्टिल फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत यहाँ से हुई, और तब से लेके अभी तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रांस के अंदर एक नेशनल हॉलीडे होती है, ये 14 जुलाई को होता है। लेकिन आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने फाइनली डिसाइड किया है कि इंडिया से 242 पर्सनल पार्ट लेंगे बेस्टाइल डे के अंदर, क्योंकि इंडिया और फ्रांस के रिलेशन अच्छे हैं। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो हमने कहा भैया ठीक है, हम भी जाएंगे। तो हमारे यहाँ से भी कुछ लोग वहाँ पे जाने वाले हैं सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत बड़ा इंसिडेंट रहा है।
जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की हम लोग बात करते हैं, फ्रेटर्निटी और इंटेग्रिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने फिर इसको वहीं से अडॉप्ट किया, यूरोप ने यहाँ से अडॉप्ट किया। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वैल्यूज की हम लोग बात करते हैं। ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी एंड ऑल दैट है ना, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोग लेके आए हैं। तो ये नेशनल डे ऑफ द फ्रांस है, वहाँ पे इसको हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, इसमें और कुछ खास नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जीएस पेपर 1 के अंदर। चलिए, तो आज जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, क्योंकि आज महाना बोलोलिस जी का जो है वो जन्मदिन भी है। तो हर साल 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत बड़े पर्सन रहे भाई। वैसे तो ये फिजिक्स इन्होंने पढ़ा था एज अ प्रोफेशन के रूप में, लेकिन इस स्टैटिस्टिक्स में इनका इंटरेस्ट था तो स्टैटिस्टिशियन बन गए। और जो कलकत्ता के अंदर नेशनल स्टैटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट बनाया गया था, ये उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो बहुत बड़े आदमी हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। और 29 जून 1893 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता के अंदर ही। और इनको बाद में बहुत अवार्ड भी दिए गए। तो महानबोलिस मॉडल की जब हम लोग बात करते हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान, तो उनसे इनका जो है नाम जाना जाता है बहुत ज्यादा। यूजुअली आमतौर पे महानबोलिस मॉडल की क्या बात करता है वो, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है। जिस तरह से यूरोप के अंदर हुआ, खासकर रशिया के अंदर, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसकी हम लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की। सेकंड 5 ईयर के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने इनकी बात को माना, क्योंकि ये 5 जो हमारा नीति आयोग था, सॉरी प्लानिंग कमीशन था, उसके भी मेंबर थे। उन्होंने इसको प्रपोजल दिया और प्रॉपर तरीके से, और उन्होंने इसको माना। और इंडिया में जो है वो हैवी इंडस्ट्री की शुरुआत बेसिकली सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद ही प्रॉपर तरीके से हुई। ये तो जो है इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब एडिटोरियल क्या कहता है आज का? एडिटोरियल ये कहता है कि भैया अगर आज के टाइम पे महानोबोलिस जी होते तो वो कैसे काम करते, कैसे रिएक्ट करते। क्योंकि पहले तो कंप्यूटर्स वगैरह बहुत कम हुआ करते थे, होते ही नहीं थे, वो ना के बराबर, बहुत कम। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी नहीं, तो सारा काम पेपर्स पे ही होता था, सारा काम ह्यूमन लेबर से ही होता था। आज हम लोग बिग डेटा की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, चैट जीपीटी की बात करते हैं। तो महानबोलिस जी अगर आज होते तो वो कैसे रिएक्ट करते, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात करने की कोशिश की है। तो पिछले 20 सालों में दुनिया बदल गई है। सब चीजें, इंटरनेट, वर्चुअल रियलिटी, डेटा, स्टैटिस्टिक्स उसके आसपास ही घूम रहा है। डेटा का फ्लड आ गया है। हर कोई आपका डेटा कलेक्ट करना चाहता है, फेसबुक, amazon, फ्लिपकार्ट, फलाना ढिमकाना। इसे कहते हैं एरा ऑफ बिग डेटा। सब आपके डेटा के पीछे पड़े हुए हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजें आ गई हैं। अब इंसान उस डेटा को कैलकुलेट नहीं करते हैं, इंसान उस डेटा को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, मशीनें खुद करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो महानाबोलिस जी होते तो क्या करते? क्या महानाबोलिस जी इन सारी चीजों को रिजेक्ट कर देते या इन सारी चीजों को वेलकम कर देते? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, मजे की बात पता क्या है? महानाबोलिस जी वही, वो फिजिक्स के स्टूडेंट थे, वो फिजिसिस्ट थे। तो साइंस से तो उनका वैसे भी बहुत लगाव था। स्टैटिस्टिशियन तो वो शौक से बने थे, उनको मजा आता था करने में। लेकिन पढ़ाई उनकी फिजिक्स में हुई थी, तो टेक्नोलॉजी को लेकर तो वो ऐसे भी बड़े वेलकम करते थे। इवन 1956 1958 में महानाबोलिस जी ने नेहरू को साफ साफ बोल दिया था कि सर मुझे कंप्यूटर चाहिए। सोच के देखिए, 56 58 के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मना लिया कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करने के लिए। और पहली बार इंडिया में कंप्यूटर आया था 1956 58 के अंदर, वो भी महानाबोलिस जी के कहने के बाद। तो अगर आज वो होते तो बहुत खुश हो जाते, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्चुअली वेलकम करते। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस की हेल्प करती है। मोस्टली केसेस में तो हेल्प करती है, कुछ केसेस में हो सकता है इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आपको नजर आ रहा होगा। तो इतना डेटा हो गया है, जिसमें से मोस्टली डेटा तो अ, बेकार ही होता है, काम का होता नहीं है। उस इतने बड़े डेटा में से इतना सा डेटा निकालना जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ये काम इंसान तो नहीं कर सकता। पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई है, इंटरनेट के द्वारा ज्यादा डेटा किया जाता है। ये काम मशीनों के द्वारा किया जाता है, लेकिन मशीन को जो डायरेक्शन दी जाती है वो तो इंसान के द्वारा ही दी जाती है। और महानाबोली जी अगर होते तो इस चीज को और बेटर तरीके से यूज कर सकते थे। अब देखिए, कोविड 19 में हम लोगों ने देखा क्या हुआ।
कोविड-19 में आज कुछ और रिपोर्ट आ रही है, डब्ल्यूएचओ कुछ और कह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। हर रोज जो है डेटा बदल रहा था और जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हम लोग प्रॉपर स्टेप नहीं ले पाए। अगर महानव बोलिस जी होते तो शायद कोविड-19 का ये जो डेटा है, ये बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते थे। कंप्यूटर्स का यूज करते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, और हम लोग उसके लिए बेटर प्लान कर सकते थे कोविड-19 के टाइम पे। ऐसा इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। तो अब महानव बोलिस जी को कहा जाता है प्लान मैन ऑफ इंडिया। अगर ये होते तो बेटर तरीके से प्लान करते, इसमें कोई डाउट नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर जगह पे यूज हो रहा है। ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम हो गया है। सारी चीजें हम लोगों ने मशीनों के ऊपर छोड़ दी है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़े ना लेजी भी हो गए हैं। सब कुछ हम लोगों ने कंप्यूटर के ऊपर ही छोड़ दिया है, और इसकी वजह से कुछ केसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भैया लोगों की जॉब्स भी रिप्लेस कर रहा है। जॉब्स रिप्लेस करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि हम लोग ऑल्टरनेटिव जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज वगैरह वो सब भी फैल ही रहा है, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो एथिकल वैल्यूज होती हैं, जो ह्यूमन ओरिएंटेड अप्रोच होती है, वो डेफिनेटली महानव बोली जी यहाँ पे डेफिनेटली लेके आते। तो इतने बड़े आदमी जो है, जो परफेक्शन में बिलीव करते थे, डेडिकेशन में बिलीव करते थे, ब्रिलियंसी में बिलीव करते थे, तो अगर आज वो होते तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बेटर तरीके से ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज कर सकते थे। तो ये इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली उन्होंने बताया है। तो थोड़ा थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा दो तीन एडिशनल से आर्टिकल हैं, कुछ खास मजा नहीं आया इनके अंदर। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय।